वो जहाज़ में बैठी मुसलसल रो रही थी। आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल था जो गम से फटा जा रहा था। उसका अपना मामू, उसका सबसे अजीज रिश्ता, आज सिर्फ उस शख्स के लिए उसे छोड़कर चला गया क्योंकि वो सही था और उसके मामू ने सही को चुना था। एयर होस्टेस कोई 10 बार उसके करीब आकर पूछ चुकी थी, मैम आपको डर तो नहीं लग रहा? मैम हम आपकी सीट चेंज करा दें अगर आपको यहाँ डर लग रहा है तो। और वो उसे एक बार भी ये नहीं बता पाई कि उसका डर सिर्फ और सिर्फ यारम के सीने से लगकर ख़त्म होता है। तुम बेफिक्र हो जाओ यारम, मैंने सारा इंतज़ाम करवा दिया था। रूह आराम से पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। उसे वहाँ से कोई मसला नहीं होगा। मैंने ड्राइवर का इंतज़ाम करवा दिया है, वो उसे सीधा फातिमा बीबी के घर ले जाएगा। ईसर उससे बेफिक्र करने की नाकाम सी कोशिश की, जबकि यारम कमरे में इधर से उधर टहल रहा था और बार बार एक ही बात कर रहा था कि वो बहुत डर गई होगी। जानते हो हिजर, जब वो पहली बार यहाँ आई थी और पहली बार जब उसने मुझसे बात की थी तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि वो जहाज़ में बहुत डर गई है, उसे बहुत डर लग रहा है। और उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था, मैं उससे कभी अकेले सफ़र नहीं करने दूंगा। सो मैं अपने आप से किया हुआ वादा नहीं निभा सका, और वो जो कहती थी कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो भी अपना वादा तोड़ गई। वो जब आएगी ना, तो मैं उसे गलती की बहुत बड़ी सज़ा दूंगा और तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगे। वो उससे उंगली दिखाते हुए बोला, जबकि हिसर की हालत पर कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो जब पाकिस्तान पहुंच जाए तो मुझे बता देना। हिसर कमरे से जा रहा था जब पीछे से यारम की आवाज़ सुनाई दी। वो सुनकर गर्दन हिलाता बाहर निकल गया। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी उसका पहले से इंतज़ार कर रही थी। उससे उसके बारे में पूछकर उसे हिसर के बारे में बताया और फिर उसे फातिमा बीबी के घर के बाहर छोड़ आए। अपने मोहल्ले में पहुंचकर बहुत सारे लोग उसे पहचान चुके थे और वहां पर मारिया भी उसे दिख चुकी थी। लेकिन अपने घर की तरफ जाने की बजाय वो फातिमा बीबी का दरवाज़ा खटखटाने लगी। फातिमा बीबी ने दरवाज़ा खोलकर उसे अपने सीने से लगाया। तेरे आने की खबर तेरा शौहर मुझे पहले ही दे चुका है, मुस्कुराते हुए बताते अंदर ले आई। शायद वो बस उसके आने के बारे में जानती थी। ईसर ने उसे अभी आकर बताया था कि रूह पाकिस्तान पहुंच गई है और वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फुरकान को बुलाओ। शारम ने दूसरा ऑर्डर दिया। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? उस बेचारे ने, ईसर ने कुछ कहना चाहा। उस बेचारे ने मुझसे मेरी जिंदगी दूर कर दी है, उसे सजा जरूर मिलेगी। उसने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी है और अब मैं उससे उसकी जिंदगी छीनूंगा। अगले 10 मिनट में वो यहाँ होना चाहिए। ईसर ने फुरकान का अंजाम सोचा तो उसके अपने माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे आने लगे। लेकिन वो जानता था फुरकान को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसकी गलती छोटी नहीं थी। वो जब से आई थी फातिमा बीबी की गोद में सर रखकर रोई जा रही थी। अगर तुझे वहां से आना इतना ही बुरा लग रहा है तो तू क्यों आई थी रूह? वहीं रुक जाती, अपने शोहर के पास। अगर वो सही है तो क्यों आई तू उसे छोड़ के? बस मेरा बच्चा, तू रोना बंद कर। और वैसे भी तूने उससे वक्त मांगा है। वो तुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो तेरे एक इशारे का मुंतज़िर है। जब तू चाहेगी वो आ जाएगा तुझे लेने। पगली, वो कोई छोड़ थोड़ी ना रहा है तुझे, जो इस तरह से रो रही है। लेकिन तू मुझे एक बात का जवाब दे, अगर तुझे सब कुछ पता चल गया था तो वहां से वापस क्यों नहीं चली गई? फातिमा बीबी प्यार से उसका सर अपनी गोद में रखे आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बात कर रही थी। फातिमा बीबी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, लेकिन सारे रात से एक बात मैंने समझी, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मुझे उनके पास वापस जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पाई। जहाज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। इज़र भाई, मेरा मतलब है मामू ने मुझे जाने के लिए बोला, तो मैं आ गई। मुझे नहीं आना चाहिए था ना, मुझे वहीं से लौट जाना चाहिए था। वो रोते हुए बोली, मैं क्यों आ गई फातिमा बीबी? वो रोते हुए बोली, क्योंकि तू औरत है। एक औरत अपनी मोहब्बत के दर्जात हमेशा बुलंद रखती है, लेकिन मर्द मोहब्बत नहीं करता, मर्द इश्क करता है। जब मर्द इश्क करता है ना, तो अना, जिद, गरूर सब छोड़ देता है। वो अपनी मोहब्बत के सामने घुटने टेक देता है। लेकिन औरत की मोहब्बत में जिद होती है। वो मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहती है। आजकर जब उसे ये पता चल जाए कि वो मर्द उससे मोहब्बत करता है तो मगरूर हो जाती है। तू भी तो मगरूर हो गई है। देख, अल्लाह ने तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन तुझ में इतनी हिम्मत न आई कि तू उस शख्स के पास लौट कर चली जाए जो तेरे लिए रोता रह गया। उस शख्स ने मोहब्बत में तुझे गरूर दिया और तू उसका गरूर तोड़ के आ गई। बहुत बुरा किया तूने रूह, बहुत बुरा।
एक दिल के कई टुकड़े कराई, जा लौट जा उसके पास। भले से कितना वक्त दिया है उसने तुझे? फातिमा बीबी ने पूछा। 1 महीना, रूह मासूमियत से बोली। आशिक है तेरा, पहले आ जाएगा। आजमा के देख ले, इस इम्तिहान में भी पूरे 100 नंबरों से पास होगा। उठ, जाके नमाज अदा कर, जा खुदा से माफ़ी मांग, वो सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा। फातिमा बीवी कहते हुए आहिस्ता से उसके करीब से उठी। फुरकान उसके सामने ज़मीन पर पड़ा था। शारिफ उसे एयरपोर्ट से पकड़ कर लाया था, जो यारम के डर से मुल्क से फरार हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि भाभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो बस उन्हें ये बता रहा था। फुरकान अभी बोल ही रहा था जब यारम ने एक प्लास्टिक शॉपर उसके मुंह पर चढ़ा दिया। जानते हो फुरकान, सांस रोकना किसे कहते हैं? इसे। वो शॉपर को दूर से पकड़े हुए उसकी सांस बंद करने लगा। कैसा महसूस हो रहा है? सांस रुक रही है ना? जान जा रही है? मेरी भी जा रही है। पिछले 8 घंटे से पल पल मर रहा हूँ, एक एक सेकंड तड़प रहा हूँ। बिल्कुल तुम्हारी तरह यही मेरा भी हाल है। मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जीने नहीं दूंगा। अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझसे क्या छीना है। वो शॉपर को मजीद कसकर पकड़ते हुए बोला, जब फुरकान ने उसके हाथों पर अपने हाथ देकर अपना मुंह छुड़वाना चाहा। अभी तुम मरे नहीं फुरकान, जब मर जाओगे मैं छोड़ दूंगा। वो पुरसुकून अंदाज से बोला। क्यों तड़प तड़प के मरना चाहते हो? मैं तुम्हें आसान मौत दे रहा हूँ। उसने मसम्मत ना छोड़ी तो यारम ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानने के। वो उसकी मसम्मत इग्नोर करता उसे पीछे की तरफ धक्का दे चुका था। देखते ही देखते वो आग की लपेट में आने लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी, मगर इस आग से बचाने वाला कोई ना था। 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन रूह में इतनी हिम्मत ना आई कि यारम से बात कर सके, और ना ही यारम ने उससे फ़ोन किया। दोनों की तरफ से खामोशी थी। रूह अपने फैसले और नादानी पर पछता रही थी, जबकि यारम उसकी तरफ से पहल का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। ईसा ने उसे यकीन दिलाया था कि वो वापस ज़रूर आएगी। तुम आज भी घर नहीं गए? ईसा जैसे ही अपने ऑफिस आया उसे ऑफिस में बैठा देखकर पूछने लगा। जब से रूह गई थी वो वापस अपने घर ना गया। क्यों जाऊं घर पे? कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है? इंतजार करने वाली तो छोड़कर चली गई। शारम कुर्सी की पुष्ट के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए बोल रहा था। सुर्ख आंखें रात भर ना सोने की निशानदेही कर चुकी थीं। शराब पी है तुमने? इजर ने उससे करीब आकर पूछा। तुम जानते हो मैं पीना छोड़ चुका हूँ। जो चीज़ मेरी रूह को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। वो अभी भी उसी अंदाज से बोला था। रूह को तुम्हारी उदासी भी पसंद नहीं है। वो उससे करीब बैठकर कहने लगा, अगर उसे मेरी उदासी पसंद ना होती तो कभी छोड़कर नहीं जाती। घर जाओ यारम, हालत देखो अपनी। जब से वो गई है शेव तक नहीं की तुमने। रूह से पहले भी तुम्हारी एक जिंदगी थी, उससे पहले भी तुम जी रहे थे, तो अब क्यों नहीं? ईजर को अब उस पर गुस्सा आने लगा था, जो रूह के लिए अपना आप बर्बाद कर रहा था। तुम कभी नहीं समझ सकते हिजर, वो लड़की मेरी जान है। वो इस दुनिया की पहली लड़की है जो मुझे मेरी यारम कह के पुकारती है, जो मुझे अपना कहती है। वो मेरी सांसों में बसती है। उसके बगैर सांस नहीं ले सकता हूँ, और तुम कहते हो उसके बगैर जी लो। हाँ, उससे पहले मेरी ज़िंदगी थी, उसके बाद कुछ नहीं है। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई है ना, मर जाऊंगा तुम्हारे वादे पे जिंदा हूँ, याद रखना। वो उसकी आंखों में आंखें डालता बाहर निकल गया। फातिमा बीबी, आपने तो कहा था वो मुझे बुला लेंगे, लेकिन वो तो मुझे फ़ोन ही नहीं कर रहे। तू खुद कर ले, फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन रूह अब रोने वाली हो गई थी। मैं कैसे करूं? वो मुझसे नाराज़ होंगे। अब रूह की आंखों में सचमुच आंसू बहने लगे। तो क्या तुझे शोहर को मनाना नहीं आता? वो नाराज़ नहीं होते मुझसे। रूह ने बेबसी से कहा। मामू को फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो भी मुझसे नाराज़ है। वो फिर से उदासी से बैठ गई। शारिफ भाई को फ़ोन करूं, लेकिन उनमें से तो किसी का नंबर नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ यारम का नंबर है। वो मोबाइल हाथ में रख के सोची जा रही थी। फिर जब सोच सोच के थक जाती तो बैठकर रोने लगती। वो जब से यहाँ आई थी, एक चीज़ उससे बहुत महसूस की थी कि फातिमा बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। वो अक्सर खांसती रहती। 2-3 बार उससे पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस मौसम की वजह से उन्हें खांसी है। फातिमा बीबी, आपके बाल बहुत झड़ने लगे हैं। वो उनके करीब बैठी थी जब वो अपने बाल बनाने लगी। अरे अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बाल तो गिरेंगे ही ना। वो अभी यही सारी बातें कर रही थी कि दरवाज़ा खोलकर ताज़ीम और मारिया अंदर आई। वो 1 हफ्ते से उन्हें इग्नोर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उन्हें आता देखकर अंदर जाने लगी
जब मारिया बोल उठी थी, देखो अम्मा, मैडम दुबई से क्या होके आई है, नखरे ही खत्म नहीं होते। चल बेटा, बहुत हो गए नखरे, आगे चल, सारा घर गंदा है, जरा झाड़ू पोछा ही लगा दे। तासीन ने मारिया को बोलने से रोकना चाहा। अरे अम्मी छोड़ो, दुबई से आई है, आ तो गई है ना, इसके नसीब में यही सब कुछ लिखा था। नहीं मारिया बाजी, मेरे नसीब में ये सब कुछ करना नहीं लिखा। मेरे नसीब में क्या लिखा है, मोहल्ले के बीच में खड़ी होकर बताऊंगी। उसे लगा था कि शायद वो लोग जरा से शर्मिंदा होंगे, लेकिन वो तो उसे बेचकर सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। मारिया की बात में उसे मजीद गुस्सा दिलाया था। पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कि कैसे आपने शम्स के हाथों मुझे बेच दिया। क्या लगता है आपको, लौट के आई हूं मैं? जी नहीं, मेरी इज्जत का मुहाफिज मेरा अल्लाह है, और उसके बाद मेरा शौहर। आपके इरादे कामयाब नहीं हुए। इससे पहले कि मैं पूरे मोहल्ले में आपकी कोड़ी की भी इज्जत नहीं छोड़ूं, निकले यहाँ से। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन आज वो अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल देना चाहती थी। वो माँ होकर एक बेटी को बेच सकती थी, तो फिर वो बिकी हुई लड़की होकर अपने हक के लिए लड़े क्यों ना? और फिर जिस तरह से उसका मामू सिर्फ उसकी एक झलक को देखने के लिए तड़पा था, वो क्यों उनसे हमदर्दी जताती? लगता है आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे, मुझे ही बाहर निकलना होगा। वो कदम बाहर की तरफ उठाने लगी, जब तहसीन ने उसका बाजू पकड़ लिया। ना जाने क्यों वो औरत उसे सदियों की बीमार लगी। शायद बेटी की जुदाई ने उसे बहुत बदल दिया था। तानिया घर से भाग गई थी, ये खबर तो उसे यहाँ आते ही मिल चुकी थी, जबकि मारिया वो वैसी ही थी जैसी छोड़ कर गई। तू कहीं मत जा, हम जा रहे हैं। तहसीन की आवाज़ में नदामत थी, शर्मिंदगी थी, इल्तिजा थी, जिसे ना तो वो सुनना चाहती थी, ना ही तहसीन की शक्ल देखना चाहती थी। वो तो कई बातें लेके आई थी उसे सुनाने के लिए, लेकिन उसकी हालत देखकर मजीद एक लफ्ज़ ना बोल पाई, बस अपना हाथ छुड़ाकर अंदर कमरे में चली गई। तुम आज भी घर नहीं गए? वो ऑफिस आया तो उसे बैठा देखकर पूछने लगा। तुम्हें बता चुका हूँ, जब रूह वापस आएगी तब जाया करूँगा। फिलहाल मुझे वो घर काटने को दौड़ता है, जहर लगता है मुझे वहाँ जाना। रूह के बगैर सब कुछ हाली हाली है। उसकी आवाज़ ही सुना दो हिजर, कितने दिन हो गए हैं उसकी आवाज़ नहीं सुनी। शारम ने कहा, आज उसे गए हुए 13 दिन हो चुके हैं। हिजर उदासी से मुस्कुराया। 13 दिन नहीं हिजर, 13 दिन 10 घंटे 45 मिनट। शारम ने कहा, वो वापस आ जाएगी। उससे फातिमा बीवी का नंबर मिलाते हुए शारम से कहा, उसे वापस आना पड़ेगा हिजर। अस्सलाम वालेकुम फातिमा बीवी, कैसे हैं आप? हिजर की पूछने की देर थी कि वो दौड़कर फातिमा बीवी के करीब आ बैठी। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी रो का शौहर कैसा है? उन्होंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। जी वो भी बस ठीक ही है, उसकी जान तो आपके पास है। वो बाहर है, मेरी रूह से बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए फ़ोन कर लिया। हिस्सन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं, ये लो बेटा बात करो। वो फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाकर उठकर चली गई, जबकि हिस्सन ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो हिस्सर भाई, मेरा मतलब है मामू, कैसे हैं आप, और वो कैसे हैं? वो बहुत मध्यम सी आवाज़ में बोली, जबकि उसके मामू कहने पर जहाँ हिस्सर का दिल खुश हो गया था, वहीं उसके वो कहने पर शारम खिल उठा था। तुम्हारा वो जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिस्सर ने एक नज़र यारम की तरफ देखा, जो उसे आंखों के इशारे से अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर रहा था। वो बात कर रहे थे कि रूह को बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। मामू, घर से शोर की आवाज़ आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। वो जल्दी से फ़ोन रखकर बाहर की तरफ चली गई। अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था वो मुझे बहुत प्यार करेगा, मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन उसे सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार था। वो मुझे शादी का झांसा देकर मेरी इज्जत को दो कौड़ी का कर गया। तानिया तहसीन के कदमों में गिरती रोए जा रही थी, जबकि पूरा मोहल्ला उस पर लानत डालने में मसरूफ था। किस मुंह से आई है यहाँ वापस? बेवा माँ को जीने दे, 4 दिन दफा हो जाए यहाँ से। मोहल्ले वाले उसे बातें सुनाने में मसरूफ थे, जबकि तहसीन दरवाज़ा अंदर से बंद किए रोई जा रही थी। सब उसे बातें सुना सुनाकर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे, जब फातिमा बीवी ने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटा अंदर, तुम्हारी गलती काबिले माफ़ी नहीं है, लेकिन वो माँ है, आज नहीं तो कल उसका दिल पिघल ही जाएगा। फ़ोन बंद होने के बाद हिसर उससे इधर उधर की बातें करने लगा। वो चाहता था कि उसका ध्यान बढ़ जाए, लेकिन वो ये भी जानता था कि यारम का ध्यान कभी रूह से नहीं हटेगा। आज वो इंस्पेक्टर एक ज़रूरी मीटिंग के लिए दुबई आने वाला है। ये मौका अच्छा है सदीक का इंतकाम लेने के लिए। जिस तरह से उससे सदीक को ज़मीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया था,
उसे एक एक सांस के लिए मोहताज कर दिया था। हम उससे भी बुरी मौत देंगे उसे। यारम ने गुस्से से कहा। फिर उसे बताने लगा। जानते हो हिजर, अगर वो ये सब कुछ अपने फ़र्ज़ के लिए करता शायद मैं उसे माफ़ कर देता, लेकिन ये सब कुछ उसने पैसे के लिए किया। उसने हमसे हमारा दोस्त, हमारा बड़ा भाई छीन लिया। उस जैसे फ़र्ज़ से गद्दारी करने वाले शख्स के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। तुम मासूमा को लेके वक्त पर वहाँ पहुँच जाना। वो अपने बाप के कातिल को अपने हाथों से मारेगी। वो तानिया को अपने घर के अंदर लेके जाने लगी, जहाँ वो रूह को अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो रूह, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बचपन से लेकर जवानी तक बेवजह बेमतलब तुम पे हाथ उठाती रही, तुम्हें जलील करती रही, और देखो आज मैं खुद से जलील होकर रह गई। मुझे लगा था वो इस दुनिया का सबसे अच्छा शख्स है, मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन उसने तो मुझे दो कौड़ी का ना छोड़ा। मैं कहीं की नहीं रही। तानिया रोते हुए बोली, जबकि यूं ही उसे अपने साथ लगाए चुप करवाने की कोशिश करती रही। इसे ना जाने मासूमा को अपने साथ कहाँ लेके जा रहा था। पता तो बस इतना कि आज वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए कहीं जा रहे हैं। सड़क पर अंधेरा था। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी कमाल का इजाफा हुआ था। वो लोग वहां पहुंचे। शारम एक आदमी को सड़क पर फेंके उसके सर पर खड़ा था। उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। शायद नहीं, लेकिन वो पुलिस वाला था। उस पुलिस वाले के साथ उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? और मासूमा का यहाँ आना इतना ज़रूरी क्यों था? आओ मासूमा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। शारम ने उसे देखकर पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाया। ये है तुम्हारे बाप का कातिल। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, ख़त्म करो इसे। वो पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ा कर कहने लगा, जबकि उसे देखते हुए मासूमा का खून खोल उठा था। तो ये था उसके बाप का कातिल, जिसने एक एक सेकंड उसके बाप को तड़पाया था। ऐसी मौत उसे सोचकर लोग कांप कर रह जाते थे। वैसी मौत उसके बाप को दी थी। गुस्से से कहीं ज़्यादा उसे अपने बाप की मौत का सोचकर रोना आ रहा था कि उससे इस पर रहम ना आया। वो तो सब लोगों की भलाई चाहने वाला इंसान था। मासूमा, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे बस की बात है। शारम ने उसके हाथ से पिस्तौल लेना चाहा। जो मासूमा को अपने हाथ पर किसी के हाथ की गिरफ्त सख्त होती महसूस हुई, उससे पीछे मुड़कर देखा। शारिफ उसके हाथ पर अपना हाथ रख के खड़ा था। नहीं डेविल, मासूमा कमज़ोर नहीं है। सामने देखो, ये है तुम्हारे बाप का कातिल। यही है वो शख्स जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी? शारिफ ने पूछा तो उससे रोते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो सामने देखो और उससे इसकी ज़िंदगी छीन लो, जिस तरह से इसने तुम्हारे बाप से उसकी ज़िंदगी छीन कर तुम्हें यतीम कर दिया। मासूमा ने उस शख्स की तरफ देखा जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। जब शारिफ ने उसके हाथ में पकड़े पिस्तौल के ट्रिगर पर जोर डाला, देखते ही देखते एक गोली उससे निकली और सामने पड़े आदमी को लगी। वो आदमी जरा सा हिला, फिर बेजान हो गया। मुबारक हो मासूमा, सदीक का कातिल मर गया, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। शारिफ के कहने की देर थी कि मासूमा उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि हिजर ने होशी से यारम को गले लगा लिया था। तभी यारम का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर फातिमा बीबी का नंबर जगमगा रहा था। उससे फ़ौरन फ़ोन उठाया। हेलो मामू, रूह की आवाज़ गूंजी। मैं हूँ यारम, शारम ने कहा, और अगले ही लम्हे फ़ोन बंद हो गया। शारम को रूह की इस हरकत पर गुस्सा आया था। अपने मामू से मेरा हाल पूछ सकती है, मुझसे बात करते हुए जान जाती है। सारे हिसाब चुकाओगी रूह बीबी, इतनी आसानी से माफ़ तो मैं भी नहीं करूँगा। वो गुस्से से फ़ोन वापस जेब में डाल चुका था। रूह ने अभी यारम के फ़ोन पर फ़ोन किया था। बहाना तो हिजर का था कि वो हिजर से बात कर रही थी, और कुछ नहीं तो यारम की आवाज़ सुन लेती। तभी फातिमा बीबी बेहोश हो गई। तानिया की चीख के साथ वो वापस कमरे से बाहर भाग गई थी। तानिया बाजी, इन्हें अचानक क्या हो गया? वो फिक्रमंदी से उनके करीब बैठी। पता नहीं रूह, अचानक से बेहोश हो गई हैं। चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं, तानिया ने कहा तो फ़ौरन से अपनी चादर लेकर उठ गई। मासूमा बहुत उदास थी और हर कोई उसकी उदासी की वजह जानता था। मासूमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई थी, तुम जो करना चाहती थी, वो मकसद पूरा हो गया। तुम्हारे बाप का कातिल अपने अंजाम तक जा पहुँचा है। हम सब समझ सकते हैं तुम्हें सदीक की बहुत याद आ रही है ना? सच कहूँ तो हमें भी उनकी बहुत याद आती है। जब भी एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है, उनकी याद आती है। जब भी कोई बात समझ नहीं आती, तब ये सोचने लगती हूँ कि किससे जाके नसीहत लूँ। जब भी परेशान होती हूँ, कोई नहीं मिलता हिदायत देने के लिए। वो मुझे अपनी बेटी कहते थे, और मैं हमेशा सोचती थी कि उनकी बेटी कितनी खुशनसीब है
जो उनकी असली बेटी है। अब रोना बंद करो, आज तो खुशी का दिन है। तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ, अब हम तुम्हारा दूसरा ख्वाब पूरा करने के बारे में सोचेंगे। लैला ने कहा, दूसरा ख्वाब? कौन सा ख्वाब? मासूमा ने पूछा। अरे, तुम्हें दुल्हन भी तो बनाना है। लैला ने शरारत से कहा था, तो वो शर्माई। इतना मत शर्माओ यार, शाहरुख दूल्हा बनने से पहले ही शहीद हो जाएगा। लैला ने मुस्कुराकर कहा, तो शारिफ को सोचकर वो भी मुस्कुराने लगी। देखिए, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इनका ख्याल रखें। रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। दुआ करें, जो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ना हो। डॉक्टर ने उन्हें अच्छी उम्मीद ना दिलवाते हुए कहा। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर? तानिया ने पूछा। देखिए, मैं बेकार में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं देना चाहती। कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, मैं कंफर्म करके बताऊंगी। आपको बस इतना ही कहती हूँ कि अच्छी खबर नहीं है। आप दोनों इनकी बेटियां हैं? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, हम इनकी बेटियां नहीं हैं, हम इनके पड़ोस में रहती हैं। इनका बस एक बेटा है जो यहाँ नहीं होता। तानिया ने तफसील से बताया। आप इनके बेटे को बुला लें यहाँ, बेहतर होगा। बाकी तो हम आपको कल रिपोर्ट के बाद ही कुछ बता सकेंगे, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि इन्हें इस वक्त इनके अपनों की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा, जबकि वो परेशानी से तानिया को देख रही थी, जो खुद भी बहुत परेशान थी। तानिया बाजी, आप फातिमा बीबी के बेटे को जानती हैं? रू ने पूछा। नहीं रू, मैंने तो मोहल्ले वालों से ही सुना है कि उनका कोई बेटा है जो एक बार यहाँ आया था, उसके बाद वापस नहीं आया। तानिया ने बताया, जबकि उसकी बात सुनकर रू और परेशान हो चुकी थी। अब हम उनको कैसे बताएंगे कि फातिमा बीबी की तबीयत के बारे में? फातिमा बीबी से ही पूछेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप। कहाँ है आपका बेटा? फ़ोन करें उसे, यहाँ बुलाएं। डॉक्टर ने कहा है आपको आपके अपनों की ज़रूरत है। वैसे हम इससे ज़्यादा आपके अपने हैं, लेकिन फिर भी वो आपका बेटा है। उसे पता होना चाहिए आपकी तबीयत के बारे में। चलें, फ़ोन करके बुलाएं उसे। डॉक्टर ने कहा है कि आपका बहुत सारा ख्याल रखना है। वो उनकी मेडिसिन निकालते हुए पानी का ग्लास से नहीं बाहर जाने लगी, जब अचानक उसका सर घूमा। इससे पहले कि वो गिर जाती, जल्दी से दरवाज़ा पकड़कर खड़ी हुई। तानिया फ़ौरन उसकी तरफ भागी। क्या हुआ रू, तुम ठीक तो हो? जी तानिया बाजी, मैं ठीक हूँ, बस सर सरा चकरा गया था। चक्कर तुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं रू, तू ठीक तो है? आज हॉस्पिटल गई थी तो चेक क्यों नहीं करवाया? मैं ठीक हूँ फातिमा बीबी, और मैंने चेक करवाया था। रिपोर्ट्स जो मासूमा के पास थी, पता नहीं क्या आया होगा रिपोर्ट्स में। रू उदासी से बोली। तुझे क्या लगता है क्या होगा रिपोर्ट्स में? फातिमा बीबी ने पूछे। मुझे क्या लगेगा, मुझे कुछ नहीं लगता। वो शर्माते हुए बाहर गई। फातिमा बीबी, इससे क्या हुआ था? तानी ने फातिमा बीबी को मुस्कुराते देखकर पूछा। कुछ नहीं, झल्ली है बिल्कुल। जा पानी लेके आ। देख, गोलियां निकाल के हाथ में रख दी हैं मेरी, और पानी देने की जगह शर्माए जा रही है। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए तानिया को पानी लाने भेजा। आज बहुत दिनों के बाद वो घर आया था। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। रूह की कमी हर चीज़ में शिद्दत से महसूस हो रही थी। कितना तन्हा था वो उसके बगैर, लेकिन बहुत गुस्सा भी। उसकी आवाज़ सुनते ही उससे फ़ोन काट दिया। वो अपने कमरे में आकर बैठा। बस बहुत हो गया रूह, अब मैं मज़ीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जब तक तुम नहीं बुलाओगी, मैं कैसे आऊँगा? प्लीज़ बुला लो रूह। मोबाइल पर उसकी तस्वीर देखते हुए बोला, और फिर फातिमा बीबी का नंबर मिलाने लगा। बैटरी लो है। उसने बैटरी को देखते हुए कहा, कौन सा रू ने मुझसे बात कर लेनी है। वो फ़ोन उठाकर बाहर अपने मोबाइल चार्जिंग प्लग करने लगा, जब उसकी नज़र एक फ़ाइल पर पड़ी, जिस पर मिसेस जारम कासमी लिखा था। ये वही रिपोर्ट थी जो उस दिन वो हॉस्पिटल से लाई थी। मासूमा ने जाने से पहले बताया था कि रिपोर्ट बाहर टेबल पर पड़ी है। उसे जल्दी से फ़ाइल उठाकर खोली। रिपोर्ट वो बेयकीनी से बार बार पढ़ने लगा। रू प्रेग्नेंट, मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरा बच्चा। रू माँ बनने वाली है। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। इस वक्त वो अपना सारा गुस्सा हर नाराज़गी भुला चुका था। उससे जल्दी से फ़ोन निकाला। हेलो, हेलो, हेलो सारिम, मैं बात कर रहा हूँ यारम। शारम ने जल्दी से बताया, जबकि उसकी आवाज़ से ही सारिम उसकी खुशी का अंदाज़ा लगा चुका था। शायद रू वापस आ चुकी थी, तभी तो वो उसी को फ़ोन मिलाकर अपना तारुफ करवा रहा था। आगे बोल, मैं जानता हूँ तू यारम बात कर रहा है। सारिम ने कहा। मैं बाप बनने वाला हूँ, यारम ने खुशी से बताया। बहुत बहुत मुबारक हो यारम, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं चाचा बनने वाला हूँ। रू वापस आ गई क्या? सारिम ने पूछा। यारम की खुशी मान पड़ गई। नहीं, लेकिन अब आ जाएगी, मैं लेके आऊँगा उसे। शारम ने जल्दी से फ़ोन बंद किया। अगला फ़ोन उसे हिसर को मिलाया था।
मैं अपनी रूह को लेने जा रहा हूँ। उससे सलाम दुआ का तकल्लुफ़ किए बगैर कहा। ईसर को लगा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं टिकट बुक करवा दूँ? अब वो यारम से यही पूछ सकता था। हाँ, पहले मिठाई मंगवा कर सबको बाँट, फिर मेरी टिकट बुक करवा। मिठाई किस लिए? रूह को वापस आने तो दे। आज ईसर को यारम किसका हुआ लग रहा था। मिठाई रूह की वापसी की खुशी में नहीं, मेरे बाप बनने की खुशी में है। कब की बात है ये? जिस दिन रूह यहाँ से गई उस दिन की। शारम ने बताया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताया इतने दिनों से? तुमने उसे जाने कैसे दिया? ईसर को अब उस पर गुस्सा आने लगा। ओ भाई, मुझे नहीं पता था, मुझे तो आज पता चला है। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसे अस्पताल लेके गई है मासूमा। है, छोड़ो इन सब बातों को। मुझे पाकिस्तान जाना है अपनी रूह के पास। ओके बॉस, मैं 2 टिकट करवाता हूँ, एक तेरे लिए, एक अपने लिए, हम दोनों चलते हैं। हिजर ने खुशी से कहा। हिजर, वो माँ बनने वाली है, बनी नहीं है। इसीलिए तू नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। मैं उसे लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। शारम ने उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा। अब बोल। ओके बॉस। शारम ने बाकायदा उसका मजाक उड़ाया तो हिजर हंस दिया। कितने दिनों के बाद वो होश था। रात के 12 होने वाले थे जब फातिमा बीवी वॉशरूम जाने के लिए उठी। फातिमा बीवी, अभी मत जाएं। रूह ने रोकना चाहा। क्यों ना जाऊं? फातिमा बीबी हैरानगी से पूछा। अरे फातिमा बीबी, 5 मिनट में नया साल शुरू होने वाला है। आपको वॉशरूम में 5 मिनट लग गए तो आप जाएंगी 2019 में और वापस आएंगी 2020 में। रूह ने ताने के हाथ पे हाथ मारते हुए कहका लगाया। रुक जा, मुझसे मस्ती करेगी तू? फातिमा बीबी उसका कान मरोड़कर वॉशरूम चली गई। कितनी शरारती हो गई हो तुम? तानिया उसे देखकर हंसते हुए बोली। तभी दरवाजा बजा। हाय, ये 2020 की शुरुआत होने से पहले कौन टपक पड़ा? बेवकूफ, रात के वक्त कौन हो सकता है? फातिमा बीबी तो वॉशरूम में है। पता नहीं दरवाजे पर कौन है। बाजी, आप जाके देखिए ना। पता नहीं कौन होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रूह बिस्तर में घुसते हुए बोली। हाँ, तो क्या सिर्फ तुम्हें डर लगता है? मुझे नहीं लगता। मैं नहीं जा रही। तानिया भी बिस्तर में घुस गई और दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। मजबूरन रूह को उठकर दरवाजे की तरफ जाना पड़ा और बुरी आदत जो यारम की डांट खा खा कर गई थी, उसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। हैप्पी न्यू ईयर मेरा बच्चा। वो बेयकीनी से सामने खड़े मुस्कुराते हुए उस शख्स को देख रही थी, जबकि वो अपने डिम्पल की नुमाइश करता झुककर उसका गाल चुम चुका था। यारम। रूह बस इतना ही बोल पाई। तुम्हारा यारम। इससे पहले कि यारम आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा था, पीछे से फातिमा बीबी आ गई। यारम, मेरे बच्चे। फातिमा बीबी बाहें फुलाए उसकी तरफ आ रही थी जब यारम ने आगे बढ़कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। अम्मी। वो उनके गले लग गया, जबकि फातिमा बीबी सारों कतार रोते हुए उसके नकोश को अपने लबों से चूम रही थी। मेरा बच्चा, तो वापस आ गया। वो रोते हुए बोली। आपने तो नहीं बुलाया, पर मुझे तो आना ही था। वो उनके आंसू साफ करते एक बार फिर से उन्हें अपने गले से लगाने लगा, जबकि रूह दरवाजे पे खड़ी अभी बेयकीनी से उन दोनों को देख रही थी। तो क्या यारम फातिमा बीबी के बेटे थे? रात के तकरीबन 1:45 वो अपने घर से अपनी सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई थी, जो उसकी शादी के लिए उसकी माँ और भाइयों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो लोग धूमधाम से उसकी शादी करना चाहते थे, अपनी इकलौती बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते थे। लेकिन वो मोहब्बत की राह में बहुत आगे निकल चुकी थी, इतनी आगे कि उसे उस मोहब्बत के सामने अपनी माँ और भाइयों की मोहब्बत भी बेमोल लगने लगी। रेलवे स्टेशन पे इब्राहिम बेताबी से उसका इंतज़ार कर रहा था। आपने जो कहा था, मैं सब कुछ कर आई हूँ इब्राहिम। लेकिन काश अगर घर वाले मान जाते तो मैं कितनी खुशी से आपके साथ रुखसत होती। लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी लिखी ही नहीं है। तुम घबराओ नहीं फातिमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ से चलते हैं। इब्राहिम उसका हाथ थामते हुए ट्रेन में सवार हो गया, जबकि वो अपना शहर, अपने माँ भाइयों की इज्जत को पैरों तले रोनते हुए उसके साथ हो गई। वो बड़ी मस्जिद के कारी साहब की सबसे छोटी और इकलौती बेटी थी। उसके 3 बड़े भाई थे। कारी साहब के बाद उन भाइयों ने बहुत लाड प्यार से उसे पाला था और आज उन भाइयों का सर झुकाते हुए फातिमा ने एक बार भी ना सोचा। शायद मोहब्बत ऐसी होती है, बागी कर देने वाली। ये बस एक ही इंसान के साथ छोड़ देती है, जज्बात भी, एहसासात भी। ये इतनी खुदगर्ज होती है कि किसी तीसरे को बीच में शामिल नहीं होने देती।